See, students, in continuation with the chapter Making of the Global World, now I am going to start this. This is the last topic of the chapter, Rebuilding a World Economy. See, I am taking the chapter in very small parts so that you are able to understand. आप छोटे छोटे parts में मैं ले रही हूँ इसको ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको understand कर सकें. Second World War broke out a mere 2 decades after the end of First World War. मतलब 1914 से 2 decades 20 साल के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया. और जस्ट आफ्टर ये सेंटेंस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत जल्दी आप देखिए 1914 टू 1919 एंड उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद जो है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ये बेटे क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन सी दो पावर्स थी, उनका क्या नाम था, कंट्रीज कौन कौन सी थी, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर was fought between two types of powers, Axis power and Allied powers. Now, who were Axis powers? Axis power मतलब जर्मनी के साथ जापान एंड इटली. एलाइड पावर्स का मतलब है ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए. 9th में आपने हिटलर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि यूएसए की एंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लेट थी. ऐसी थी यूएसए की एंट्री जैसे किसी पिक्चर में हीरो की एंट्री इंटरवल के बाद होती है. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए की एंट्री वाज वेरी लेट एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज जिन्होंने स्टार्टिंग से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आवाज उठाती थी, बिकॉज यूएसए वाज आफ्टर दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 के बाद अमेरिका अपने आप को बहुत स्ट्रांगली खड़ा करने की कोशिश कर रहा था. अमेरिका का पूरा ध्यान अपनी इकोनॉमी की तरफ था. 6 years many फ्रंट, मतलब आप लगा लीजिए 1939 से लेकर और 1945 तक 6 years हो गए. Once again डेथ एंड डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुई. डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एटलीस्ट 60 million पीपल, 3% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है कहा जाता है कि वो डेथ हो गई थी उसकी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब चाहे वो वॉर फील्ड में हुई हो या उसके इफेक्ट्स के कारण हुई हो, इसका ये मतलब है. एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर मिलियंस दे वर इंजर्ड. और बहुत सारे मतलब छोटी सी कोई ट्रेजेडी होती है, कोई इंडस्ट्री वगैरह में कुछ ब्लास्ट हो जाता है, आप देखिए तो ही आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है. और ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो इसकी ट्रेजेडी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा होगी. अनलाइक इन अर्ली इयर्स मोस्ट ऑफ द दीज डेथ्स दे टुक प्लेस. ये आप इसको ये लगा लीजिए, दिस इज द दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आप इधर ये इसको मार्क कर सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और मैं भी इधर आप लोगों के लिए इसको लिख देती हूँ दैट दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और नेक्स्ट जो है पैरा वो भी इफेक्ट्स हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के. नाउ व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसके इफेक्ट्स थे क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो मैं आप लोगों को, ये पैरा में हो गए इफेक्ट्स इसके. अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पैरा में भी आप देखिए इसके इफेक्ट्स हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के. अनलाइक इन अदर वॉर्स ज्यादातर जो डेथ्स हुई थी वो आउटसाइड द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में नहीं हुई थी, आउटसाइड द बैटलफील्ड. बहुत सारे सिविलियंस देन सोल्जर्स दे डाइड. आप अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, दैट सिविलियन की ज्यादा डेथ हुई थी. एंड आउटसाइड द बैटलफील्ड वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप, ये एक एक अलग अलग है, ये अलग अलग फुल स्टॉप को आप अलग अलग इफेक्ट मान के चलिए. वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप जो है दे वर डिवास्टेटेड, सब बहुत ज्यादा वास्ट पार्ट्स यूरोप के दे वर डिवास्टेटेड. सेवरल सिटीज डिस्ट्रॉयड हो गई थी क्योंकि एरियल बॉम्बिंग, ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह से एरियल बॉम्बिंग जो है वो रिलेंटलेसली, जैसे अभी आप यूक्रेन वॉर में देख रहे हैं. और अब तो हम लोगों को ये मतलब एक हमने देखना ही छोड़ दिया है कि वॉर अभी तक चल रहा है. वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया डिवास्टेड हो गए थे बिकॉज ऑफ द एरियल अटैक. द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट. वॉर ने इकोनॉमिक डिवास्टेशन
एंड सोशल डिसरप्शन दोनों ही करी थी। रिकंस्ट्रक्शन प्रॉमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, लेकिन इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट होने में 12 साल लगे, मतलब मोर देन डबल आप समझ लीजिए। टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस, अब देखिए, शेप्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब ये हेडिंग समझ लीजिए इसको आप, कौन से वो दो क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस थे जिन्होंने वॉर के बाद इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया था। ये अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या था? फर्स्ट वॉज यूएस की इमरजेंस एज अ, यूएसए एकदम से उभर कर आया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग पावर उभर कर आया था अमेरिका। इट वॉज अ great dominating power, America. Emergence of America as a economic most dominating power. ब्रिटेन और फ्रांस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी सुप्रीम थे, काफी पावरफुल थे, उनकी पावर डाउन हो गई क्योंकि इतने सेंचुरीज उन्होंने वॉर लड़ लिया था। एमरजेंस एज द ग्रेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। सेकंड क्या था? सेकंड वाज द डोमिनेशन ऑफ सोवियत यूनियन। मतलब एक तरफ इसका मतलब वर्ल्ड जो है वो बायपोलर हो गया था। जैसे बच्चों आप लोगों की क्लास में सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, क्लास दो ग्रुप में डिवाइडेड है, तो ऐसे ही वर्ल्ड उस समय दो ग्रुप में डिवाइडेड हो गया था। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड जो डोमिनेटिंग पावर थी ईस्ट यूरोप टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप, दैट वाज second was the Soviet Union. It made huge sacrifices to defeat Nazi Germany. बहुत ज्यादा नाजी जर्मनी में के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस लगी एंड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री इनटू द वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग द वेरी years when the capitalist world was trapped in great depression. मतलब ये आप देखिए कि ये एकदम से वर्ल्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया एंड ये एक बायपोलर वर्ल्ड हो गया था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। सो आई होप ये आपको टॉपिक जो है ये अभी स्टार्ट पोस्ट वॉर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको इसके इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ 4.1 पोस्ट वॉर ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज भी। देखिए ऊपर के पैराग्राफ में जो मैंने अभी आपको एक बार मैं रिव्यू कर लेती हूँ, ऊपर के पैराग्राफ्स में जो मैंने बताया वो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स, लास्ट पैराग्राफ आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट पैरा में आपने देखा कौन कौन से दो पावर्स हैं, एक्सेस एंड एलाइड पावर्स। देन आपने दो पैराग्राफ में वॉर के इफेक्ट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। अब दो इन्फ्लुएंसेस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के जो आप अभी देखने के लिए जा रहे हैं, पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस दो लेसन्स निकाले उन्होंने, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने, और वो दो लेसन्स क्या थे? जैसे होता है ना अपनी गलती से कुछ सीखा जाता है। फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मास कंजप्शन। बात को बहुत समझने की कोशिश करिए कि मास प्रोडक्शन, केवल मास प्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मास प्रोडक्शन के साथ साथ मास कंजप्शन भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर केवल आप अगर छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं, तो जैसे किताब खोल के बैठे रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब खोल के कितने घंटे आपने किताब खोल के रखी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपने कितना स्टडी किया। ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि मास प्रोडक्शन नहीं, ओनली मास प्रोडक्शन इज नॉट सफिशिएंट, मास प्रोडक्शन के साथ कंज्यूम भी होना चाहिए। मार्केट में प्रोड्यूस होगे क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा वो, और उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, वो सॉरी प्राइस कम हो जाएगी। बट टू एंश्योर मास कंजप्शन, अब मास कंजप्शन कैसे हो? लोगों की पॉकेट खाली होगी तो लोग क्यों बाहर जाएंगे खाना खाने? लॉकडाउन में कौन बाहर जा रहा था? मास कंजप्शन के लिए देयर वाज अ नीड। अब मास कंजप्शन के लिए क्या है? टू एंश्योर मास कंजप्शन हाई और स्टेबल इनकम जरूरी है। आप देखते हैं ना, जब पॉकेट में पैसे होंगे तभी तो कोई कंज्यूम करेगा, अदरवाइज कहाँ से कोई कंज्यूम करेगा? तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है। एंड स्टेबल इनकम्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? स्टेबल इनकम के लिए रिक्वायरमेंट थी फुल एम्प्लॉयमेंट। सो स्टूडेंट्स
आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर इसको मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आप लोगों को लिख के दूं तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर मैं आपको लिख के दूं, मास प्रोडक्शन प्लस, आप देखिए मास प्रोडक्शन के साथ क्या चीज जरूरी है, मास प्रोडक्शन के साथ जो चीज जरूरी है दैट इज मास कंजप्शन, मास कंजप्शन। ये आप अगर इस तरीके से भी आप लर्न कर लेंगे आपको बहुत इजी रहेगा कान मास कंजप्शन, अदरवाइज थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मास प्रोडक्शन के लिए जरूरी है मास कंजप्शन, इसके लिए क्या जरूरी है, दैट हाई एंड स्टेबल इनकम, हाई इनकम। अब हाई इनकम कैसे आएगी, हाई इनकम आएगी जब एम्प्लॉयमेंट होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट। हाई इनकम इज द रिजल्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द की। अब इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, तब जाकर इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से स्टेबल होगी। एंड बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को भी बीच में आना होगा, मार्केट केवल इसके लिए काफी नहीं होगी, गवर्नमेंट को भी बीच में आना पड़ेगा। मार्केट जो है दीज आर नॉट ओनली सफिशिएंट, देखिए मार्केट क्या करेगी, क्योंकि कोई भी प्राइवेट जो है वो नहीं आएगा, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी एंश्योर्ड, कैसे, जब गवर्नमेंट बीच में आएगी तभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंश्योर होगी। आई थिंक आपको ये पूरा फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। मास प्रोडक्शन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, मास प्रोडक्शन के साथ मास कंजप्शन, मास कंजप्शन के लिए जरूरी है इनकम होनी चाहिए, इनकम के लिए जरूरी है एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। सेकेंड लेसन, सेकेंड लेसन इज रिलेटेड टू कंट्री के इकोनॉमिक लिंक विद आउटसाइड वर्ल्ड, कंट्री के इकोनॉमिक लिंक विद आउटसाइड वर्ल्ड। और ये कैसे, गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड, कैपिटल एंड लेबर। अब देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा अचीव, अगर गवर्नमेंट जो है फ्लो ऑफ गुड, कैपिटल और लेबर, इन तीन चीजों का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने के लिए फ्लो ऑफ गुड, कैपिटल एंड लेबर, इन तीनों का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, ये तभी पॉसिबल है। सो दस इन ब्रीफ द एम ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वॉज, कि अब अगर इसको समराइज कर दें तो इसका एम क्या था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। एंड इसके फ्रेमवर्क में यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जुलाई में मिले ये 1944 में ब्रिटन वुड में, और इसीलिए तब से इसका जो नाम है ये वो हो गया ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। और अमेरिका में मिले उन्होंने ये एक इसका जिसे कहते हैं ना कि थंब रूल, ये एक बना लिया कि ये बहुत जरूरी है। अब ये समराइज करके दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट को फुल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, और कंट्रोल फ्लो ऑफ कैपिटल, लेबर एंड गुड, ये तीनों के फ्लो पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, एवरीथिंग प्राइवेटाइज करके नहीं चलेगा। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस। अब ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस ने आईएमएफ फॉर्म किया ताकि जो टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स, कि जो भी उसके मेंबर नेशन है उन्हें कोई नुकसान हो रहा है, कोई डेफिसिट हो रहा है, तो उसको ये हेल्प कर सके आईएमएफ। हेल्प मतलब चैरिटी नहीं है, लोन देना। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक कहते हैं, कि लोन कोई कंट्री से ना लिया जाए, लोन किससे लिया जाए, लोन एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने
लोन देने के लिए एक बैंक सेटअप किया विच इज नोन एज वर्ल्ड बैंक. IMF and World Bank are referred to as, it is very very important, और इनको कहा जाता है कि ब्रिटन वुड के ट्विन बच्चे. IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ट्विन बेबीज हैं ये, जो पैदा हुए ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस कि एक इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर्म करी गई IMF एंड वर्ल्ड बैंक, सो दैट किसी कंट्री से ना लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक से कंट्रीज ले लें. IMF और लोन है ये. IMF एंड वर्ल्ड बैंक कमेंस फाइनेंशियल ऑपरेशंस 1947 में, और इसका डिसीजन मेकिंग पावर सारा वेस्टर्न पावर्स के पास था, इंडस्ट्रियल पावर. और USA के पास इसका, ये इसकी फंक्शनिंग है, वर्किंग है इसकी. USA के पास इसका बहुत ही स्पेशल कंट्रोल था कि, और वीटो, मतलब जैसे होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चाबी है वो USA के पास थी. इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो. USA had an effective right of veto over IMF and World Bank decision. सबसे ज्यादा इफेक्टिव राइट USA के पास था. International monetary system is the system linking international currencies and national currencies and monetary system. अब इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या सिस्टम है? नेशनल करेंसीज, अरे अलग अलग कंट्रीज की देखिए सबकी करेंसी अलग होती है, और मॉनेटरी सिस्टम में उसको लिंक करना, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के साथ उस करेंसी को, अलग अलग कंट्रीज की करेंसी को लिंक करना. ब्रिटन वुड सिस्टम वाज फिक्स्ड ऑन एक्सचेंज रेट्स, जो है वो एक फिक्स एक्सचेंज रेट बना दिए गए. इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसी जैसे इंडियन रुपीज है, they were pegged to a dollar at a fixed exchange rate. Dollar itself was anchored to gold at a fixed price of ये pounds 35 per ounce of gold. मतलब नेशनल करेंसीज जैसे हमारी इंडियन रुपी है, उसको डॉलर के साथ इंटरनेशनल करेंसी. देखिए USA, why all the exchanges, economic exchanges are done in dollar? रीजन ये है, कोई भी फॉरेनर अगर आपकी कंट्री में आता है तो वो डॉलर में ही एक्सचेंज करता है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बिकॉज डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्ट कर ली गई, बिकॉज ब्रिटन वुड, IMF और वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो अमेरिका. सो डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी. आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, और एक दो बार आप अगर देखेंगे यू विल बी एबल टू रिमेम्बर. और आप अगर अपने नोट्स बनाएंगे तो ये जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स. अर्ली पोस्ट वॉर मतलब वॉर के बाद जो अर्ली ईयर्स थे वो कैसे थे? ब्रिटन वुड सिस्टम इनॉग्रेटेड, अनप्रेसिडेंट ग्रोथ हुए ट्रेड और इनकम की, पर किसकी? पूरे वर्ल्ड की नहीं, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस की एंड जापान. ये वर्ल्ड ट्रेड एकदम से एनुअली ग्रो हो गया 8% से लेकर बिटवीन 1950 एंड 70, एंड इनकम एट नियरली 5%. मतलब ट्रेड इन डबल हो गया, लेकिन वो ट्रेड पूरे वर्ल्ड का नहीं, ओनली वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज का. ग्रोथ वाज आल्सो वेरी स्टेबल विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशंस. फॉर मच ऑफ दिस पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जांपल एवरेज लेस देन 5%. अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो एवरेज हो गया लेस देन 5% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड द ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज का. देन आफ्टर दैट ये unemployment rate, and now these decades also saw बहुत ज़्यादा technological advancement. Developing countries were in a hurry to catch up with the advanced countries. Developing countries जो है वो advanced countries के साथ ताल से ताल मिलाने में, मीन्स रेस में आगे बढ़ रही थी. Therefore उन्होंने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया, इंपोर्ट किए इंडस्ट्रियल प्लांट, इक्विपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ. मतलब वो इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे थे, और जब वो जितना इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा था वेस्टर्न नेशंस उतना ज्यादा राइज कर रहे थे. एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. कल ये लेसन आप लोगों की, कल का जो लेक्चर दूंगी उसमें लेसन कंप्लीट हो जाएगा. एंड प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी सब्सक्राइब करिएगा ये चैनल, और I request you share also, comment and view it.
प्रॉपरली, आपको ये बेटे लेसन बहुत आराम से समझे, मतलब आप इतने अच्छे से कि साथ साथ देखते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए जो जो मैंने अंडरलाइन किया है टॉपिक वाइज. एंड सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स.